Alright, class. आज हमने कुछ और कैरेक्टर्स के ऊपर बात करनी है। पिछली क्लास में हमने कैरेक्टर वेरिएबल्स पे डिस्कशन शुरू की थी, आज उसे इख्तिताम तक पहुंचाना है। उसके बाद हम रिलेशनल एक्सप्रेशन और बूलियन डेटा टाइप डिस्कस करेंगे और फाइनली इफ टाइम परमिट्स तो फिर सिंपल इफ कंडीशंस की बात होगी। ऑलराइट, तो पहली बात तो ये है कि हमने जब कैरेक्टर प्रिंट करने की बात की थी तो हमने एक कैरेक्टर देखा था \n। वो बेसिकली क्या करता था कि जो भी आपकी लाइन है उसे खत्म करके अब अगला टेक्स्ट जो है वो अगली लाइन के ऊपर ले जाता था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। इसके अलावा कुछ और भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं एसक्यू में। ठीक है, \n है न्यू लाइन के लिए जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, \r है कैरेज रिटर्न के लिए। ठीक है, कैरेज रिटर्न का मतलब होता है कि न्यू लाइन करके जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसके ऊपर कर्सर ले जाए। ठीक है, फिर \b है जो कि बैकस्पेस कैरेक्टर है। फिर \a है जो अलर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अलर्ट का मतलब है कि आपकी स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आएगा, ठीक है, पर आपका जो स्पीकर है उसमें से एक बीट की आवाज आ जाएगी। फिर उसके बाद टैब कैरेक्टर होता है और फॉर्म फीड कैरेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली आपके डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स हैं। मेन जो आप इस्तेमाल करते हैं वो यूजुअली \n और \t होते हैं न्यू लाइन और स्पेस के लिए। ठीक है, ऑलराइट, हाँ जी। ठीक है, तो \, की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर \, क्या है, यानी न्यू लाइन के लिए हम \n क्यों करते हैं? तो \, एक एस्केप सिंबल है। एस्केप सिंबल का क्या मतलब होता है कि आप बेसिकली कंपाइलर को कह रहे हैं कि इस सिंबल को इसकी जो नॉर्मल यूजेज होती है उससे हट के इस्तेमाल करना है। ठीक है, यानी वैसे अगर आप n लिखेंगे तो उसका मतलब है कि n स्क्रीन के ऊपर लिख दो। ठीक है, जब आप \n करते हैं तो उसका मतलब है आप कंपाइलर को कह रहे हैं कि यस n तो है पर स्क्रीन के ऊपर n नहीं लिखना, \n एक अलग चीज है और उसका मतलब है न्यू लाइन। ठीक है, तो ये एस्केप का कॉन्सेप्ट है और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि \n का मतलब अगर न्यू लाइन है, ठीक है, पर आप स्क्रीन के ऊपर \n वाकई डिस्प्ले करना चाहते हैं, यानी आप नहीं चाहते कि उसे एज ए न्यू लाइन ट्रीट किया जाए, आप चाहते हैं कि उसे एज \n ही ट्रीट किया जाए। तो उसका फिर सिंपल तरीका है कि जहां पे \, आ जाए आप उसे भी एस्केप करा देते हैं, यानी \, से पहले आप एक और \, डालते हैं। तो इसका मतलब है कि अब आप कंपाइलर को कहने के लिए \n नहीं है, फॉर एग्जांपल ये \, है और उसके अलावा n है, दो लेटर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, C:\\\\, CPP कोड। अब ये जब आप सी आउट कराएंगे और उसके आगे \n भी है, तो जो शुरू वाले दो \, हैं वो क्योंकि डबल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर \, ही लिखा हुआ है, और जो आखिरी वाला \n है वो क्योंकि एक \, है सिंगल है, ठीक है, तो उसे एज एन एस्केप कैरेक्टर ट्रीट करके स्क्रीन के ऊपर न्यू लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें इन केस आपने अपने प्रोग्राम में \, प्रिंट करवाना है तो फिर आपको एस्केप करना पड़ेगा उसे। एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, क्लास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपको मैंने एस की चार्ट दे दी है जिसमें कैरेक्टर लिखा हुआ है और उस कैरेक्टर का जो एस की वैल्यू है, एस की इंटीजर वैल्यू है, वो साथ लिखी हुई है। आपने करना क्या है कि ये प्रोग्राम एक अपर केस लेटर लेगा, ठीक है, एज इनपुट यूजर से, और फिर उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू लोअर केस, यानी आप जो भी इनपुट देंगे अपर केस कैरेक्टर की जो भी है उसको वो लोअर में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, पहला सवाल तो आप लोगों से ये है, हाँ जी, इनपुट क्या होगी इस प्रोग्राम की?
इनपुट वेरिएबल होगा, आउटपुट वेरिएबल होगा, कितने वेरिएबल चाहिए सोच लें बेटा। सवाल ये है कि इस प्रोग्राम में आपको कितने इनपुट, कितने आउटपुट वेरिएबल, कितने वेरिएबल चाहिए। हाँ जी, एनी आइडियाज? कितने वेरिएबल चाहिए होंगे? वेरिएबल का मकसद क्या है? हाँ जी, प्रोग्राम सवाल समझ आया? सवाल समझ आया? एक ही लेटर को अपर केस से लोअर केस में करना, एक कैरेक्टर होगा बस, एक लेटर, ठीक है, वो आप यूजर से इनपुट लेंगे, फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू अपर केस और फिर डिस्प्ले कर दिया तो हम जाएगा। एक वेरिएबल लेके असाइन नहीं करते, एक वेरिएबल लेंगे, उसे असाइन कर देंगे, फिर उसी को आप अपर केस में कन्वर्ट, सॉरी लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, तो एक वेरिएबल सफिशिएंट है, ठीक है। ऑल राइट क्लास, एक वेरिएबल सफिशिएंट है, पर आप देख लें आप कैसे करना चाहते हैं, इसका सोल्यूशन लिखें अपने कागज पर, और जो ऑनलाइन है वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। और जो ऑनलाइन लोग हैं, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, रेज हैंड वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया करें या चैट विंडो में लिख दिया करें। हाँ जी, कितनों का ख्याल है उनसे हो गया, बेशक गलत थी ये पता है। ठीक है, आपने कन्वर्ट नहीं किया। अब सवाल ये आता है क्लास, आपके पास एक अपर लेटर, एक अपर केस में आपके पास एक वैल्यू पड़ी हुई है, तो पहला सवाल तो ये है कि आप उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे इनटू लोअर केस। आपका क्या ख्याल है, कैसे हो सकता है?
आपके पास एक कैपिटल ए है, उसे आप छोटे ए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सीन करके तो आप वैल्यू लेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसे आपने कन्वर्ट करना है इनटू लोअर केस। हाँ जी, कितने नंबर ऐड करेंगे? यानी आपके पास एक इनपुट आई है, उसमें आप 32 ऐड कर देंगे, तो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? लेट्स आप अज्यूम करें कि सिर्फ अपर केस ही डालेगा इनपुट, तो आपकी अप्रोच जो है, ठीक है, आपकी अप्रोच जो है, आपने कहा कि कैपिटल ए की वैल्यू क्या है? किसी नंबर को वैल्यू एक सेकेंड, ए 65 है, तो आप इसमें 32 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 97 आ जाएगा, वो लोअर है। तो ये अप्रोच जो है, अगर कैपिटल एक्स डालता हूँ फॉर एग्जांपल, उस पर चलेगी? नो क्यों कह रहे हैं आप? अच्छा, नजर नहीं आ रहा? कैपिटल सी है फॉर एग्जांपल, सी नजर आ रहा है आपको? सी पे क्या होगा, चलेगी आपकी अप्रोच? तो आ जाएगा। आपने सोल्यूशन लिखा हुआ है? ठीक है यार, देखें, दो चीजें होती हैं। पहली बात है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। यानी मैंने अगर आपको कहा है कि आपके पास एक इनपुट है, ठीक है, जो कि कोई भी अपर केस कैरेक्टर है, अपर केस होते हैं जो कैपिटल ए होता है, कैपिटल बी, अब उसे आपने कन्वर्ट करना है इनटू लोअर केस। कैसे करेंगे? यानी पहली बात तो ये है कि अगर किसी ने इनपुट दे दिया है, तो आप एज ए प्रोग्रामर ये नहीं कर सकते कि उस इनपुट को पहले खुद रीड करें, फिर कहें कि चलो इस बंदे ने कैपिटल ए डाला तो आप फिर सी आउट छोटा ए करते हैं, या फिर आप कहें कि जो यूजर था उसने कैपिटल एक्स डाला है, तो आप कहेंगे ठीक है, मैं अब सी आउट छोटा एक्स लिख देता हूँ। ऐसे नहीं होता। आपने प्रोग्राम लिखना होता है कि जो भी इनपुट आई है उसके मुताबिक जो है आउटपुट हो जाए। तो जो बीच वाला इनपुट से आउटपुट तक का जो सफर होता है, जो बीच वाला स्टेप होता है, वो बेसिकली आपने सोचना था। ठीक है, आपका नाम क्या है? हमजा। तो हमजा ने बात की है कि आपका अगर इंटीजर वैल्यू उसकी देखें, तो ए जो है, कैपिटल ए जो है वो 65 है। इसमें अगर हम 32 ऐड कर दें तो 97 बन जाते हैं, जो कि स्मॉल ए है। यही फिर इन्होंने अगले वाले पे भी ट्राई किया, सी के ऊपर देखना है कि कैपिटल सी 67 है, उसमें अगर 32 ऐड कर दें तो 99 बन जाता है, जो कि छोटा सी है। तो आपको एक चीज नजर आई है कि जो भी यूजर इनपुट कर रहे हैं कैपिटल अपर केस लेटर, उसमें अगर 32 ऐड कर दें तो जो कोड हमारे हाथ में आता है वो कोड बेसिकली उसी इनपुट का लोअर केस वर्जन का कोड है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यानी दिमाग में आपने इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना दिया। अब उस सॉल्यूशन को आपने ट्रांसलेट करना है इनटू अ सी प्लस प्लस कोड। तो वो कैसे करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप हमजा आप ही बताएं। सबसे पहला स्टेप हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम क्यों करेंगे? ठीक है, अगर आप हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम नहीं लिखते तो आप सी आउट नहीं इस्तेमाल करेंगे, कर सकते हैं। और अगर सी आउट नहीं इस्तेमाल कर सकते तो इसका मतलब है आप स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। अगला स्टेप क्या है? अच्छा ठीक है, वो भी हो गया। उसके बाद इंट मेन क्यों कर रहे हैं? किस लिए? इंट मेन का मकसद क्या होता है किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में? नहीं, इंट मेन जो है उस लाइन का मकसद क्या होता है? इंट मेन राउंड ब्रैकेट, हाँ, प्रोग्राम का मेन हिस्सा होता है, जो एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का, वो बेसिकली इंट मेन बताता है। जब इंट मेन आएगा इसका मतलब है कि यहां से शुरू करना है। आप जब बाद में प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें बहुत ज्यादा आपके इस तरह के फंक्शन होंगे,
और जो इंट मेन है वो सिर्फ एक ही होता है, वो बताते हैं कि ये स्टार्ट करने वाला पॉइंट है, ठीक है। इंट मेन हो गया, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गए, एंड के ऊपर वो क्लोज भी कर देंगे। अब बीच में आपने अपना प्रोग्राम लिखना है जो आपकी लॉजिक है, तो वो लॉजिक क्या होगी आप छोड़ दें। आप कोई और, हाँ जी, क्या लॉजिक होगी? सबसे पहले आप क्या करेंगे मेन के अंदर? हाँ जी, आप कॉपी देखने का फायदा नहीं, ऊपर देखें, मेरी तरफ देखें। हाँ जी, सबसे पहले क्या होगा, क्या ख्याल है आपका? पहले सी आउट करेंगे, किस चीज को सी आउट करेंगे? इनपुट स्टोर कहां पे करेंगे? इंफॉर्मेशन स्टोर कहां पे की जाती है? कौन बोला है? हाँ जी, वेरिएबल में की जाती है। तो वेरिएबल आप पहले क्रिएट करेंगे कि नहीं? अगर वेरिएबल नहीं क्रिएट करते तो इंफॉर्मेशन सेव कहां पे करेंगे? ठीक है, तो वेरिएबल की टाइप क्या होगी? हाँ जी, एनी गैस, रैंडम गैस, वाइल्ड गैस? इंटीजर होगी कि कैरेक्टर होगी? आपने कि कैरेक्टर स्टोर करना है, कैरेक्टर डिस्प्ले करना है, तो फिर आपको कैरेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि कैरेक्टर टाइप का होगा, ठीक है। आप इंट लॉन्ग वगैरह कर सकते हैं, पर वो बिला वजह आप बिट्स जाया कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इन प्रिंसिपल अगर आपने कोई कैरेक्टर इस्तेमाल करना है तो फिर वेरिएबल की टाइप भी कैरेक्टर होनी चाहिए, ठीक है। इवन दो आप इंटीजर को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैरेक्टर, और द थिंग इज कि आपका प्रोग्राम जो पढ़ा होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसकी टाइप इंटीजर है, तो उसका मकसद क्या है, कैरेक्टर कहाँ गया, ठीक है। तो प्रोग्राम आप ऐसे करते हैं कि वो किसी को भी आप पकड़ा दें उसे समझ आ जाए कि प्रोग्राम में हो क्या रहा है। तो इसी वेरिएबल की टाइप आप वो रखते हैं जो कि एक्चुअली चाहिए। कैरेक्टर चाहिए तो आप इंटीजर नहीं करेंगे उसे, सही है। और उससे जगह भी जाया होती है। कैरेक्टर अगर आपका 2 बाइट का है, ठीक है, या 1 बाइट का है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी वर्जन इस्तेमाल हो रही है, तो लॉन्ग आपका 8 बाइट्स का होगा, ठीक है। इंटीजर आपका 4 बाइट का होगा, तो आप बिला वजह बिट्स जाया कर जाए। आपको 16 बिट्स चाहिए थी, उसकी जगह आप 64 बिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। छोटे प्रोग्राम में तो शायद आपको मसला ना हो, और जब आप बड़े प्रोग्राम लिखेंगे जहाँ पे एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा गोल होता है, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम लिख रहे हैं, तो इन दैट केस यू हैव टू बी केयरफुल कि जितनी बिट्स चाहिए उतनी इस्तेमाल करें, उससे दुगनी ना करें, ठीक है। ऑलराइट, इसका कोड डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले प्रॉब्लम समझा दूं फिर से, उसके बाद कोड पे आते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो यूजर से सिर्फ एक इंग्लिश का कैरेक्टर लेगा इनपुट, और वो कैरेक्टर होगा अपर केस, यानी कैपिटल लेटर होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, डी, जो भी। आपका प्रोग्राम क्या करेगा कि जो भी इनपुट हुई है उसे कन्वर्ट करेगा लोअर केस में, और फिर उसे प्रिंट कर देगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा लोअर केस वर्जन। यानी कैपिटल ए डाले तो स्क्रीन के ऊपर छोटा ए आ जाएगा, कैपिटल बी डाले तो स्क्रीन के ऊपर छोटा बी आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी कर दिया, ठीक है। आईओस्ट्रीम इसलिए इंक्लूड किया ताकि आपको सी आउट इस्तेमाल करने की इजाजत हो, नहीं करेंगे तो आप सी आउट इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर आपने इंट मेन किया और कर्ली ब्रेसेस ओपन, ये बता रहे हैं कि आपका प्रोग्राम कहां पे एंटर होगा, कहां पे एंट्री करनी है। कंप्यूटर यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, और बाय द वे एग्जीक्यूशन इंट मेन से स्टार्ट होती है। तो ये हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम जो है वो फिर कब रन होता है? हाँ जी हमजा, किस स्टेप पे, किस पॉइंट पे? नहीं, ठीक है। होगा क्या कि जब आप कंपाइल कर रहे हैं ना, कंपाइल का मतलब है कि आपने कोड लिखा है
अब उस कोड से एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई जिसे आप डबल क्लिक करके रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक चीज से दूसरी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, इसे कंपाइलेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो हैश इंक्लूड है, ये बेसिकली कंपाइल करने से पहले का स्टेप है। यानी जब आपने कंपाइल करना है तो उससे पहले आपका जो कंपाइलर है, वो बेसिक आपका जो कंपाइलर है, कंपाइलर समझ लें, वो क्या करता, आपका जो प्री प्रोसेसर है, बेसिकली प्री प्रोसेसर क्या करता है कि सबसे पहले वो ढूंढेगा कि कहां कहां पे फाइल में हैश इंक्लूड आए हुए हैं। ठीक है, कहां कहां प्रोग्राम में हैश इंक्लूड डाले हुए हैं, और उन सारों की जगह जो है वो उस लाइब्रेरी के कोड को राइट कर देगा, कॉपी कर देगा। आप समझें कि एक बहुत बड़ी फाइल थी, उसमें जितना भी हैश आईओ स्ट्रीम पड़ा हुआ था, वो सारे आईओ स्ट्रीम का कोड यहाँ पे कॉपी हो गया। एक बार कॉपी हो गया, अब कंपाइल होगा। ठीक है, तो ये स्टेप जो है ये कंपाइल होने से पहले का है। उसके बाद कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद आपके पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी जिसे आप रन कर सकते हैं। वो फाइल जब आएगी उसके बाद जो है, अब जब आप डबल क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम कहां से शुरू होगा रन करना, इंट मेन से। ये पॉइंट क्लियर है, वरना हाथ खड़ा करें। ऑलराइट, ठीक है, तो ये आपका इंट मेन आ गया। अब अगली लाइन क्या है, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसका नाम ch1 रखा है, उसकी टाइप कैर है, CHAR। ठीक है, यानी कैरेक्टर वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया है, और आपको नजर आ रहा है कि हमने इसे कोई वैल्यू अपनी तरफ से साइन नहीं की। मैं बहुत ज्यादा लोगों का प्रोग्राम देख रहा था कि वो अपनी तरफ से कैपिटल ए साइन कर रहे हैं, कोई अपनी तरफ से 65 वैल्यू साइन कर रहा है। मतलब मकसद क्या है यूजर से लेने का, कि अगर आप खुद ही से वैल्यू दे रहे हैं, प्रोग्राम का मकसद ही है कि यूजर वैल्यू देगा, आपने एज अ प्रोग्रामर उसे वैल्यू नहीं देनी। ठीक है, अगली लाइन पे क्या हो रहा है, सी आउट एंटर कैप्स कैरेक्टर, यानी आप बेसिकली यूजर को कह रहे हैं कि अब तुमने एक ऐसा कैरेक्टर डालना है जो कि अपर केस हो, यानी कैपिटल लेटर हो, वो लिख दो और एंटर दबा दो। अगली लाइन पे क्या हो रहा है, CH1, और इन केस आपको शक हो तो ये देख लें कि एरो की डायरेक्शन क्या है। पहले लिखा हुआ था सी आउट, और एरो जो है यानी लेस देन का सिंबल जो है वो सी आउट की तरफ पॉइंट कर रहा है, विच मींस कि इसके बाद जो चीज है उसे फेंक दो सी आउट में। तो एंटर कैप्स कैरेक्टर सी आउट में फेंका जा रहा है, यानी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। सी इन में एरो की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी सी इन में कीबोर्ड से आपने जो वैल्यू डाली है वो कहां पे फेंक दो, CH1 वेरिएबल के अंदर फेंक दो। ठीक है, तो इस तरीके से एरो की डायरेक्शन से याद रखने की कोशिश करें। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो भी सीन के ऊपर कैरेक्टर डाला जाएगा, एक कैरेक्टर, ठीक है, वो एक कैरेक्टर जो है CH1 के अंदर कॉपी हो जाएगा। अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं तो इग्नोर हो जाएंगे, सिर्फ पहला वाला कैरेक्टर कॉपी होगा CH1 में। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आपकी जो मुश्किल वाली लॉजिक, यहां तक सारों का हो जाना चाहिए था। ठीक है, कितनों का हुआ है यहां तक, हाथ खड़ा करें। आपका नहीं हुआ, आपका हो गया था, ठीक है। यार देखिए क्लास, मैं ऑफिस में बैठा होता हूं, अभी तक आप में से कोई भी नहीं आया। अगर आपको समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ये वाला पार्ट आपसे नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपको प्रोग्रामिंग पिछले 4 हफ्ते में कुछ भी नहीं अभी तक आया। ठीक है, मैंने असाइनमेंट्स भी दिए हैं, और उसके बावजूद अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि शायद असाइनमेंट में आप दूसरों का कॉपी कर रहे हैं। कितनों ने दूसरों का देख के किया असाइनमेंट? इसके नंबर नहीं मैं काट रहा, हाथ खड़ा करते हैं। असाइनमेंट की है? ठीक है, अब मेरा मशवरा होगा कि अगर ये नहीं हो रहा तो फिर आप इस पे थोड़ा टाइम लगाएं। ऑलराइट, तो यहां तक आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, आपने यूजर को कह दिया कि एक वैल्यू दो, और यूजर ने वो वैल्यू दी आपको, तो आपने उसे उस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ये सिंपल पार्ट था। मुश्किल पार्ट क्या था, अगली लाइन, सी आउट। क्या सी आउट करना है, CH1 प्लस 32, यानी CH1 वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, कैरेक्टर है। हमने कहा था कि कैरेक्टर जो है पड़ा एज एन इंटीजर ही होता है, यानी प्रोग्राम आपका जो है वो उसे ट्रीट एज ए कैरेक्टर करता है। आप सी आउट करेंगे तो कैरेक्टर नजर आएगा,
आप रीड करेंगे तो कैरेक्टर रीड करेंगे, और उसके अंदर जो बिट्स पड़ी होती है वो बेसिकली एक इंटीजर की तरह ट्रीट हो सकता है। तो जब आप CH1 प्लस 32 करते हैं तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि CH1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसका जो ASCII कोड है, यानी कैपिटल A था फॉर एग्जांपल, तो CH1 में 65 पड़ा होगा। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि लेट्स सपोज जहां पे यूजर ने कैपिटल A एंटर किया कीबोर्ड से, तो CH1 के अंदर क्या पड़ा होगा 65। 65 प्लस 32 करें क्या बनता है 97 बनता है। ठीक है, क्लास जब आपने ब्रैकेट्स के अंदर CH1 प्लस 32 किया है तो उसकी वैल्यू आ रही है 97। बात याद रखें कि अगर दो वेरिएबल्स को आप ऐड करते हैं, ठीक है, उनमें से एक वेरिएबल छोटी डेटा टाइप है, एक बड़ी डेटा टाइप है, तो फिर रिजल्ट जो है वो बड़ी डेटा टाइप वाला होगा। ठीक है, यानी इंटीजर और कैरेक्टर में से इंटीजर फॉर एग्जांपल 4 बाइट्स के और कैरेक्टर 2 बाइट का, तो रिजल्ट जो है वो फिर इंटीजर आएगा। तो इसलिए जब आप CH1 में 65 पड़ा हुआ है उसे और 32 को प्लस करते हैं तो रिजल्ट 97 आएगा, और वो रिजल्ट ट्रीट होगा एज एन इंटीजर, यानी अगर आप उसे सी आउट कराएंगे तो स्क्रीन के ऊपर 97 लिखा हुआ आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? तो इसलिए ब्रैकेट से पहले फिर हमने ब्रैकेट के अंदर कैर लिख दिया। इसका क्या मतलब है कि जब आप CH1 और 32 को ऐड कराएंगे, ठीक है, तो जो भी इंटीजर वैल्यू होगी उस इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट, उसे ट्रीट करना है एज अ कैरेक्टर, और फिर स्क्रीन के ऊपर 97 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है विच इज छोटा a, स्मॉल a, स्क्रीन के ऊपर स्मॉल a लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को CH1 में 65 पड़ा है, ये पड़ा है? CH1 में क्या पड़ा हुआ है बताएं, आप बताएं क्या पड़ा हुआ है? नहीं, यूजर ने क्या डाला है? कैपिटल A डाला है। क्लास CH1 के अंदर कैपिटल A पड़ा हुआ है। आपने बाइनरी पढ़ा? ITC में आपने पढ़ा बाइनरी क्या होते हैं, बिट्स क्या होते हैं? ITC में आपने ये बात पढ़ी है कि कोई भी चीज आपने कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करनी है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, बैकग्राउंड में कंप्यूटर में बिट्स पड़ी होती है 1 एंड 0। ये पॉइंट सारों को पता है? तो उन 1 एंड 0 को आप एज एन इंटीजर ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं? मैं तो एक वेरिएबल है उसके अंदर 16 बिट्स पड़ी हुई है कैपिटल A को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब उसी चीज को आप ट्रीट कर लें एज अ नंबर, डेसिमल नंबर। ठीक है, तो 65 अगर पड़ा हुआ है, 65 के कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स क्या होंगे? 65 को एक मिनट कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये 65 है, इसे कन्वर्ट करें इनटू बाइनरी। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 1 remainder, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 0 remainder, 2 8s are 16, 0, 2 4s are 8, 0, 2 2s are 4, 0, 2 1s are 2, 0। तो 0 1 0 0 0 1 0 था, पर वो 8 बिट्स करनी है, इसलिए मैंने शुरू में 0 लगा दिया ताकि 8 बिट्स हो जाए। ठीक है, अब ये चीज है, ये जो है ये बेसिकली आपने जब भी कैपिटल A लिखेंगे तो आपकी रैम में या स्टोरेज में 0 1 0 0 0 0 0 1 पड़ा होगा। अब इस चीज को आप एज एन इंटीजर भी ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो आपको नजर आ रही है कि इंटीजर 65 है। समझ आई है? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? तो मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि पड़ा कैरेक्टर ही हुआ है और कैरेक्टर बिट्स होती हैं,
तो बिट्स को एज अ नंबर ट्रीट कर ले तो वो आपको सी प्लस प्लस इजाजत देता है। क्लियर है? तो इसलिए इस प्रोग्राम में यूजर ने जो भी वैल्यू डाली है स्क्रीन के ऊपर एंटर दबाया है कीबोर्ड से, वो वैल्यू पड़ी होगी CH1 में। ठीक है, अब उसके ऊपर जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन रन करेंगे +32 का, ठीक है, तो अब जो रिजल्ट होगा कंपाइलर उसे ट्रीट एज अ नंबर करेगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर और इंटीजर में से इंटीजर बड़ा है, तो वो फिर शो जो है आपको इंटीजर ही करेगा। तो अब जबरदस्ती आपने कंप्यूटर को कहना है कि इसका रिजल्ट जो है इंटीजर में आ रहा है पर है वो कैरेक्टर, तो वो आप कैसे करते हैं? आप शुरू में राउंड ब्रैकेट डाल के उसमें कैर लिख देते हैं, और ये बेसिकली आपके कंपाइलर को बता रहा है, आपके कंप्यूटर को बता रहा है कि जो भी रिजल्ट आया है उसको ट्रीट करो एज अ कैरेक्टर। तो यानी अगर कैपिटल A था CH1 में, तो दैट मीन कि उसमें 65 पड़ा हुआ है। 65 में आपने 32 ऐड किया तो 97 बन गया। अब आप कह रहे कंप्यूटर को कि इस 97 वैल्यू को तुमने ट्रीट करना है एज अ कैरेक्टर। तो 97 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कैरेक्टर है? छोटा a है, तो जो सी आउट होगा वो स्मॉल a होगा। ये पॉइंट क्लियर है? यहां पे अगला एक पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिटर्न 0 कर दिया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज के, ये प्रोग्राम अब खत्म हो गया। आगे आ जाए, अगला पॉइंट है कि व्हाट इफ वी राइट सी आउट CH1 +32, कौन जवाब देगा? लेट सपोज CH1 में कैपिटल A पड़ा हुआ है, ठीक है, कैपिटल A पड़ा हुआ है, कैपिटल A की वैल्यू क्या होती है? 65 होती है। तो अगर आपने लिखे व्हाट इफ वी राइट सी आउट CH1 +32, तो स्क्रीन के ऊपर क्या सी आउट होगा? क्यों? क्यों नहीं? सी आउट में नंबर क्यों आ रहा है, कैरेक्टर क्यों नहीं आ रहा? आप बोले सबसे बड़ी वैल्यू इंटीजर की है। इंटीजर बड़ा भाई है, कैरेक्टर छोटा भाई है, तो हुक्म बड़े भाई का चल जाएगा। सही है? तो बड़ा भाई जो है वो अगर नंबर है तो दैट मीन्स कि रिजल्ट जो होगा वो फिर नंबर में होगा। सही है? तो इसलिए यहां पे स्क्रीन के ऊपर 97 लिखा हुआ आ जाता। अगला एग्जांपल, व्हाट इफ वी राइट सी आउट कैर 1, सॉरी सी आउट कैर राउंड ब्रैकेट्स में, और उसके बाद हमने CH1 +32 लिखा है। यानी इसमें और पिछली लाइन में क्या फर्क है? जो हमारा कोड था ओरिजिनल कोड, उसमें CH1 +32 ब्रैकेट्स के अंदर है, यहां पे CH1 +32 ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है। तो यहां पे क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट क्या होगा फिर? हाँ हाँ जी, आप क्या आप बोल रहे हैं, बताएं क्यों? आप सही कह रहे हैं, आप बताएं क्यों सही है आप? कोई, हाँ जी आप बोलें। ब्रैकेट्स नहीं है तो फिर हो क्या रहा है इस लाइन पर? बॉर्ड मैच हो रहा है। क्लास देखें, रूल ये होता है कि अगर आप इस तरीके से लिखेंगे ना कैर और फिर आगे CH1 +32, तो वो लेफ्ट हैंड साइड से काम करना शुरू करेगा। यानी सबसे पहले वो CH1 को कन्वर्ट करेगा इनटू कैरेक्टर, और वो तो अब पहले से कैरेक्टर था, और फिर उस कन्वर्जन के बाद जो चीज आई है जो कि कैरेक्टर था कैरेक्टर रहा है, उसमें वो 32 ऐड करेगा। तो अब जो रिजल्ट है वो इंटीजर आ गया, क्योंकि आपने एक कैरेक्टर और एक नंबर को ऐड किया। जो हमने अपने कोड में किया था, यानी CH1 +32 को ब्रैकेट में डाल दिया है, उसका मकसद क्या था कि पहले वो CH1 +32 करेगा ताकि उसका रिजल्ट आ जाए नंबर में, और फिर उस नंबर को आप कन्वर्ट करें इनटू कैरेक्टर, कास्ट करें इनटू कैरेक्टर। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना होता है, कहां पे ब्रैकेट चाहिए, वरना आपका काम खराब हो जाएगा। यानी अगर ब्रैकेट ना डाला होता तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर ही लिखे हुए आ रहे होते हैं,
क्योंकि हमने ब्रैकेट डाला है इसलिए नंबर नहीं लिखा हुआ आ रहा, इसलिए स्क्रीन के ऊपर कैरेक्टर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट। और दूसरी बात यह है कि मैं फिर कह दूं कि आप सारे एक गलती जो कर रहे हैं वो ये है कि वेरिएबल एक बनाया है और सी इन आप यूजर से वेरिएबल में वैल्यू रीड कर रहे हैं, तो फिर खुद आप क्यों वैल्यू डाल रहे हैं? यानी अगर यूजर से लेना है तो कई लोगों को मैं देखा था कि वो 65 अपनी तरफ से CH1 में डाल रहे थे। क्यों? मैंने कहा कि 65 है, मैंने कहा कि यूजर से वैल्यू लेनी है, यूजर चाहे उसमें ए डाले, चाहे बी डाले, चाहे सी डाले, उसकी मर्जी है। आप अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि नहीं यूजर जो है मेरी मर्जी के मुताबिक 65 ही डालेगा। ठीक है, और सिमिलरली दूसरी जो आप लोग गलती करते हैं वो ये है कि आप जब CH1 प्लस 32 वाला कोड लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वेरिएबल में जो भी चीज पड़ी हुई है उसमें 32 ऐड हो जाएगा। आप CH1 को काट के उसकी जगह 65 डाल रहे हैं कि कैट 65 प्लस 32, 65 प्लस 32 क्यों? अच्छा प्लस 32 तो ठीक है, वो कन्वर्जन के लिए चाहिए, पर वो 65 ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पे आपने वेरिएबल इस्तेमाल करना है। वेरिएबल में जो चाहे चीज पड़ी हो, चाहे ए हो, कैपिटल ए हो, चाहे कैपिटल बी हो, चाहे सी हो, वो यूजर की मर्जी है। आप नहीं कह सकते कि नहीं 65 ही होगा बस, वो फिर वेरिएबल इस्तेमाल करने का पूरा मकसद ही मारा जाता है। ऑलराइट, एनी क्वेश्चन क्लास? एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, और ये कैरेक्टर वाला नहीं है, ये नॉर्मल आपका जो न्यूमेरिक प्रैक्टिस थी। Write a program that takes as input from user the integer height and the integer base of a triangle and returns the tan of the angle। ठीक है, tan क्या होता है? tan का फॉर्मूला क्या है? हाइट डिवाइडेड बाय बेस। चले प्रोग्राम लिखे, और ये आपका अगर नहीं, ये बहुत सिंपल है, ठीक है, ये अगर आपका नहीं हो रहा तो दैट मीन्स कि आपको अभी प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती, फिर आप मेरे पास ऑफिस में आके समझने की कोशिश करें। चले, यू हैव 5 मिनट्स। और मैंने पहले जो आपको कोड कराया आप वो देख के हेल्प लेना चाहते हैं तो बेशक ले लें, और एक दूसरे से डिस्कस अभी नहीं करना। और जो लोग ऑनलाइन है वो भी आज ये प्रैक्टिस कर लें, और अगर ये सवाल आपसे नहीं होता तो फिर मुझे आके मिले। क्लास वैल्यू आप अपनी तरफ से डालेंगे, कोई जवाब दे, आप जवाब दें, नहीं डालेंगे, कहां से वैल्यू आएगी? क्लास यूजर वैल्यू देगा। वेरिएबल इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि यूजर वैल्यू दे, आप अपनी तरफ से जबरदस्ती वैल्यू ना डाल रहे एज अ प्रोग्रामर। ठीक है, और डिवीजन का आपने क्या बताया? डिवीजन का रिजल्ट क्या होगा? आपने बहुत बड़ी गलती की है, वो आसानी सोचे क्या बताएंगे आप? ठीक है,
आपकी डबल कोर्स में क्या ये आप कैलकुलेट कर दिया चलिए 10 डिवाइड बाय n पता है आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे टेक्स्ट इंग्लिश लगा देंगे ऑलराइट क्लास इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर देते हैं सबसे पहले क्या आएगा हाँ जी आप बता दें हाँ जी हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम फिर यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी और उसके बाद इंट मेन राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और कर्ली ब्रैकेट ओपन ठीक है उसके बाद क्या आएगा कोई और बताए हाँ जी यार आप बताएं उसके बाद क्या आएगा सी आउट क्या चीज सी आउट होगी जो रिजल्ट है इसका रिजल्ट सी आउट से पहले वाला स्टेप क्या है सबसे पीछे जो है हाँ जी आपने हाथ खड़ा किया क्या हाँ जी आपसे पूछूं जो कर ली वो मैंने डाल दिया उसके बाद क्या होगा क्या सी आउट करेंगे बताएं सी आउट में क्या लिखेंगे आप हाँ जी मोहतरमा आपका क्या ख्याल है क्या होगा पहले इंफॉर्मेशन लेंगे और इंफॉर्मेशन यूजर से लेंगे उससे पहले वाला स्टेप क्या होगा टाइप बताएंगे क्लास जब भी आपने वेरिएबल इस्तेमाल करना है उससे पहले आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है आप वेरिएबल सी प्लस प्लस में वेरिएबल डिक्लेयर किए बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो पहला स्टेप होगा आप दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हाइट और बेस ठीक है अब मैंने कहा था कि उसकी टाइप जो है वो इंटीजर है सवाल में लिखा हुआ था अगर आप अपनी तरफ से डबल कर देते तो इसका मतलब है कि या फ्लोट कर देते तो उसका मतलब था कि जो सवाल मैंने दिया आपने वो नहीं किया एक बार याद रखें कि आप जब किसी कंपनी के लिए प्रोग्राम करेंगे किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो अगर उसने आपको कोई बात कही है तो फिर वो आपने फॉलो करनी है आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते कुछ क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है अगर उसकी मर्जी से हट के आप कुछ करेंगे तो आपको कह सकते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे मैंने कहा है कि हाइट और बेस जो है वो दोनों इंटीजर है तो इसलिए आपका हाइट और बेस वेरिएबल की टाइप इंट होगी ठीक है अगली लाइन पे आ जाए अगली लाइन पे लिखा हुआ है जो आप लोग कह रहे थे कि सी आउट करेंगे तो सी आउट क्या करेंगे एंटर हाइट देन बेस आप यूजर को कह रहे हैं कि पहले हाइट एंटर करो और फिर बेस एंटर करो अगली लाइन पे क्या होगा सी इन ग्रेटर ग्रेटर वाला ऑपरेटर फिर हाइट फिर ग्रेटर ग्रेटर और फिर बेस ये लाइन बेसिकली क्या कर रही है कि यूजर जो भी नंबर डालेगा ठीक है पहला जो नंबर डालेगा वो हाइट के अंदर कॉपी हो जाएगा और जो दूसरा नंबर एंटर करेगा वो बेस के अंदर कॉपी हो जाएगा ठीक है कंप्यूटर को पता कैसे लगेगा कि ये पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है एक ही नंबर नहीं है नहीं वो कह सकते हैं एक ही नंबर है इंटीजर है अगर हाइट 5 है बेस 10 है तो उसे 510 क्यों नहीं समझ रहा यूजर ने दो वैल्यूज डाली हैं कैसे पता लगता है कंप्यूटर को ये दो अलग वैल्यूज हैं हाँ जी नहीं हमने सेव करवा दिया पहले एंटर हाइट
कीबोर्ड पे यूजर क्या कर रहा होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए? सर वो ऊपर 80 से पता नहीं लगेगा 3 से हाइट और बेस। यूजर 510 लेके अगर एंटर दबाते हैं तो क्या होगा? सर वो हम 5 के बाद एंटर करेंगे फिर हम क्लास जब आप 5 दबाएगा यूजर, उसके बाद वो या तो एंटर दबाएगा या स्पेस बार दबाएगा, ठीक है, और उसके बाद दूसरी वैल्यू डालेगा और फिर एंटर दबाएगा। और कंप्यूटर जो है वो जो आपका प्रोग्राम है वो या तो न्यू लाइन कैरेक्टर यानी एंटर का बटन उसे देख के समझ जाएगा कि दो फर्क नंबर है, या बीच में अगर स्पेस बार दबाइए जितनी मर्जी स्पेस डाली हो उन सारों को देख के वो आपका प्रोग्राम समझ जाएगा कि स्पेस से पहले वाला जो नंबर था वो पहला नंबर है, स्पेस के बाद वाला नंबर दूसरा नंबर है, पहला नंबर हाइट के अंदर कॉपी करना है और दूसरा नंबर बेस के अंदर कॉपी करना है। अगर मैं हाइट और बेस को स्विच कर दूं इधर, यानी सी एन ग्रेटर ग्रेटर बेस ग्रेटर ग्रेटर हाइट करूं, तो फिर क्या होगा? फिर पहला जो नंबर है वो बेस के अंदर कॉपी हो रहा होगा और दूसरा नंबर जो है वो हाइट के अंदर कॉपी हो रहा होगा। बात यह है कि कंप्यूटर अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, आपने जो उसे कमांड दी है, जो प्रोग्राम किया है वो डम डिवाइस है वही फॉलो करेगा। अगर आपका ऑर्डर हाइट फॉलोड बाय बेस है, ठीक है, तो यूजर जो मर्जी कर दे, पहली वैल्यू हाइट वेरिएबल में जाएगी, दूसरी वैल्यू बेस वेरिएबल में जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक हमने इनपुट ले ली है। अब क्या होगा अगला स्टेप? हाँ जी, आप लिखेंगे सी आउट। अच्छा, बाय द वे एक और बात है, ठीक है, एक स्टूडेंट ने क्या गलती की थी कि यूजर से इनपुट लेने से पहले उसने एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया था टैन का, और फिर यूजर से इनपुट लेने से पहले उसने टैन इज इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाय बेस कर दिया। इसमें क्या मसला है? हाँ जी, क्या मसला है आपके ख्याल में इसमें? टैन को हम निकाल लेना तो टैन डालने की जरूरत नहीं होगा, वो एंड में हमारा रिजल्ट। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ टैन ही से निकालना है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ने इन दो लाइनों के बीच में लिखा इंट टैन इज इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाय बेस। इस लाइन में क्या मसला है? टैन की वैल्यू नहीं मालूम, टैन की तो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, टैन की वैल्यू तो कैलकुलेट करने के बाद आएगी। एंटर करनी है तो हमारे टैन की वैल्यू एंटर करनी है। हाँ हाँ जी, आप बोल रही हैं, सॉरी, उसका वेरिएबल नेम मैंने टैन रख दिया और इसके अंदर टैन एंगल पड़ा हो गया। हाँ जी, एक बात तो ये है कि आपको चाहिए तीसरा वेरिएबल, आप डायरेक्ट सी आउट करा दें हाइट डिवाइडेड बाय बेस। तीन वेरिएबल आप इस्तेमाल करके बिला वजह मेमोरी यूज कर रहे हैं। आप सी आउट करा दें, सेव ना कराएं, सिर्फ प्रिंट करा दें टैन की वैल्यू। पर गलती ये नहीं है बाय द वे, वो एफिशिएंसी इन प्रोग्राम गंदा हो सकता है, ठीक है, इनएफिशिएंट प्रोग्रामिंग आप उसे कह सकते हैं, पर गलती कहां पे हो रही है? टैन हाइट में और बेस में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त? आपने वैल्यू ली है? नहीं ली आपने वैल्यू। क्लास बात याद रखें, अगर आपने वेरिएबल हाइट और बेस की वैल्यू यूजर से ली नहीं है और उससे पहले ही आप टैन कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर तो मकसद ही प्रोग्राम का खत्म हो गया ना। हमने कहा था पहले यूजर से हाइट की वैल्यू लें, फिर यूजर से बेस की वैल्यू लें, उसके बाद आप टैन कैलकुलेट करेंगे। इस वक्त इस पॉइंट पे हाइट और बेस के अंदर गार्बेज पड़ी हुई है, तो उस गार्बेज से जब आप टैन कैलकुलेट करेंगे तो वो भी गार्बेज होगी, ठीक है, तो ये पॉइंट गलत है, यहां पे नहीं होना चाहिए था। आपने शुरू में जो गलती की हुई थी वो हाइट और बेस की वैल्यू रीड करने से पहले किया हुआ था, ठीक है कि नहीं? यही है ना, चेक कर लें। और बाय द वे ये इनकी गलती नहीं है, ये बहुत ज्यादा लोग करेंगे, यानी इस क्लास में जिसने भी कोड किया है, अगर ये
इसका जवाब लिखा है, तो उनमें से काफी होंगे जिन्होंने पहले हाइट का वेरिएबल बनाया होगा, फिर बेस का वेरिएबल बनाया होगा, और उसके बाद यूजर से इनपुट लेने से पहले ही हाइट डिवाइडेड बाय बेस कर दिया होगा। ठीक है, तो पहले आप यूजर से इनपुट लेंगे ताकि हाइट और बेस में वैल्यूज आए, उसके बाद आप डिवीजन करते हैं। तो अब यहां पे अगला स्टेप क्या होगा, सी आउट, फिर डबल कोट्स के अंदर tan ऑफ द एंगल इज, डबल कोट्स का मतलब है कि ये इंग्लिश जो है स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या किया, हाइट डिवाइडेड बाय बेस, और यहां पे मैं देखा था कुछ लोगों ने हाइट डिवाइडेड बाय बेस को डबल कोट्स में लिखा हुआ था। अगर आप हाइट डिवाइडेड बाय बेस डबल कोट्स में लिखते हैं तो उसका मतलब है वो आप स्क्रीन के ऊपर इंग्लिश लिखने को कह रहे हैं, एक्चुअल मैथमेटिकल डिवीजन ऑपरेटर नहीं आप कर रहे हैं। तो इसलिए हाइट डिवाइडेड बाय बेस वाला पार्ट जो है वो डबल कोट्स में नहीं होगा। और हाइट डिवाइडेड बाय बेस से पहले आपने डबल क्यों लिखा है, इसका कौन जवाब देगा? हाँ जी, सर हमें उसकी जो रिजल्ट है वो हमें बदलने चाहिए, पॉइंट्स में डेसिमल में आंसर आएगा उसका। अगर हम इंटीजर में उसको वैल्यू देंगे तो फिर वो पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं आएगी। हाइट और बेस इंटीजर है, उन्हें अगर आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपकी वैल्यू जो है वो इंटीजर में ही आएगी, जो फ्रैक्शन जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट है वो सारे डिलीट हो जाएंगे, और tan जो है वो होते हैं 0 पॉइंट समथिंग में आते हैं यूजुअली। सही है ना? डबल से हमें डेसिमल वैल्यू शो होगी सर, तो जब आप डबल कर रहे हैं तो डेसिमल वैल्यू शो होगी। अब यहाँ पे एक सवाल है आपसे, यार आपका नाम क्या है? शारिक। हाँ जी यार, आपसे एक सवाल है, आपका क्या ख्याल है अगर मैं यहाँ हाइट से पहले और बेस के बाद ब्रैकेट डाल दूं, अब इसमें कोई मसला नजर आ रहा है आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या ख्याल है? मैंने कहा है कि अभी आपने क्या किया है, आपने हाइट डिवाइडेड बाय बेस किया है और उससे पहले आपने डबल लिखा हुआ है, यानी आप कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो डबल होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी मुझे चाहिए। ये समझ आ गया सारों को? अब मैं कह रहा हूं कि अब मैं एक गलती करता हूं, मैं यहां पे भी ब्रैकेट और हाइट से पहले और बेस के बाद भी ब्रैकेट ऐड कर देता हूं। इसमें क्या मसला है? सर पहले वो हाइट डिवाइडेड बाय बेस करेगा फिर उसको कन्वर्ट करेगा, उसमें मसला क्या है? कि उसकी वैल्यू बदल जाएगी। अगर ब्रैकेट में डालेंगे तो वो इंटीजर तो पहली वैल्यू हाँ, कौन बोले? पहले 0 आती है। देखिए, जब आप हाइट डिवाइडेड बाय, पहले आप हाइट डिवाइड बाय बेस करेंगे तो दो इंटीजर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट इंटीजर में आएगा और वो वैल्यूज आया होगी डॉट के बाद होगी। अब आप उसे कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू डबल, जिसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जब ये ब्रैकेट नहीं थे, अब क्या हो रहा है, अब आप पहले हाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू डबल। आप कह रहे हैं कि हाइट जो है वो इंटीजर है पर उसे ट्रीट करो एज ए डबल। अब अगर आप डबल को बेस से डिवाइड कर रहे हैं, डबल को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट इंटीजर डबल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर कह दूं कि ब्रैकेट कौन सा डालना है, कब डालना है, कब नहीं डालना, उस चीज से आपके प्रोग्राम का पूरा सोल्यूशन ही बदल जाता है। तो वो फिर आपने एज प्रोग्रामर डिसाइड करना होता है कि कब ब्रैकेट आएगा और कहां पे आएगा, और आया हमें ब्रैकेट चाहिए कि नहीं चाहिए। क्लियर है क्लास? एनी क्वेश्चंस? तो ये बेसिकली आपका tan कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, और मैंने जो tan एंगल लिखा हुआ है इज इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाय बेस, तो वो बेसिकली मैंने एक मैथमेटिकल सी रिप्रेजेंटेशन की हुई है कि मैथ में आप ऐसे लिखते थे कि अगर एंगल में कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो उस एंगल का tan क्या है, यानी tan ब्रैकेट 36 क्या है, tan ब्रैकेट 45 क्या है। तो ये वो चीज है बेसिकली, इज इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाय बेस। आपने वेरिएबल नेम के अंदर ब्रैकेट वगैरह नहीं डालना है। वेरिएबल नेम आपने अगर रखना है तो उसका नाम tan रख दें, tan एंगल रखते हैं, ठीक है, TA कर दें, T कर दें। ऑब्वियसली T और TA बुरे नाम है, मीनिंगफुल होना चाहिए, पर नाम आप वेरिएबल का जो मर्जी रखते हैं। tan ब्रैकेट एंगल रखना लाजमी नहीं है, और ब्रैकेट तो आप वेरिएबल नेम में रख भी नहीं सकते। एनी क्वेश्चंस क्लास? हाँ जी सर, हम C इन हाइट और पहली लाइन में दोबारा C इन बेस कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं?
सर ये हमने सीन हाइट बेस पेटा ले लिया, हम उसको बेस को अगली लाइन में सीन करके बेस लिख सकते हैं। बेशक कर ले। अब लिखे सी इन ग्रेटर ग्रेटर हाइट सेमीकोलन, अगली लाइन पे आ जाए सी इन ग्रेटर ग्रेटर बेस सेमीकोलन। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये नहीं होगा कि अगर आपने एक लाइन में लिखा है तो यूजर को स्पेस डालनी पड़ेगी और अगर दो लाइनों में लिखा है तो यूजर को एंटर दबाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। यूजर एंटर या स्पेस जो भी डाल दे, आपका प्रोग्राम उसे रीड करेगा कि उनसे पहले वाला नंबर पहला नंबर है, उसके बाद वाला नंबर दूसरा नंबर है। यानी सीन एक लाइन पे आप दोनों कर रहे हैं या दो लाइनों में कर रहे हैं, उससे यूजर क्या इनपुट कीबोर्ड से डालेगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑलराइट, आगे आए। ठीक है क्लास, अगला पॉइंट है रिलेशनल एक्सप्रेशंस का। ठीक है, रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है कि अभी तक तो हमने सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई, इस तरह के ऑपरेशन किए। एक और ऑपरेशन होता है जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं, यानी अगर मैंने आप लोगों को ग्रेड्स देना है, रूल है कि 50 एंड अबव पास है, 50 से कम फेल है, तो मैं जो प्रोग्राम लिखूंगा उसमें वो क्या देख रहा होगा कि स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 50 है कि नहीं है, या इक्वल टू 50 है कि नहीं है। तो उस ऑपरेशन के लिए आप रिलेशनल एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। यानी आपके पास कौन सी एक्सप्रेशन है, इक्वल इक्वल अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आप कंपेयर कर रहे हैं इक्वालिटी के लिए। स्टूडेंट मार्क्स इक्वल इक्वल 100, इसका मतलब है कि स्टूडेंट जो है उसने 100 मार्क्स लिए कि नहीं लिए। फिर नॉट इक्वल होता है एक्सक्लेमेशन मार्क फॉलोड बाय इक्वल, स्टूडेंट मार्क्स एक्सक्लेमेशन इक्वल इज इक्वल टू 100। इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट मार्क्स नॉट इक्वल टू 100, कि क्या स्टूडेंट की मार्क्स नॉट इक्वल टू 100 है कि नहीं है। ये पॉइंट समझ आए। कंपैरिजन ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होता है उस पर हम अभी आते हैं। तीसरा ऑपरेटर के लेस देन, चौथा ऑपरेटर है लेस देन इक्वल, फिर अगला ऑपरेटर है ग्रेटर देन और उससे अगले ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, ये पॉइंट समझ आए। ये आपके कुछ रिलेशनल ऑपरेटर है। और मैथमेटिकल ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होता था, 1 + 2 किया तो रिजल्ट क्या है, 3 है, विच इज एन इंटीजर। ठीक है, 1.0 + 2.5 किया है तो रिजल्ट क्या है, 3.5, विच इज ए डबल। तो यहां पे क्या रिजल्ट होता है, यहां पे बूलियन रिजल्ट होता है। बूलियन का क्या मतलब है कि वेरिएबल या ट्रू है या फॉल्स है। यानी इसका एक एग्जांपल है, 10 इज लेस देन 100, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, तो इस ऑपरेशन का रिजल्ट जो होगा वो ट्रू आ जाएगा। 10 इज लेस देन इक्वल टू 100, ट्रू है कि फॉल्स है, ये भी ट्रू है। यानी लेस देन इक्वल टू ट्रू कब होता है कि या तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से कम हो तब भी ट्रू होगा, या इक्वल हो तब भी ट्रू होगा। चौथे वाले पे आ जाए, 10 इज इक्वल टू 100, यानी 10 और 100 इक्वल है नहीं है, फॉल्स आ जाएगा। 10 इज नॉट इक्वल टू 100, ये ट्रू होगा क्योंकि 10 इज नॉट इक्वल टू 100। आगे आ जाए 10 इज ग्रेटर देन 100, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि 10 जो है वो ग्रेटर देन 100 नहीं है। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ये भी फॉल्स है। 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू। 10 लेस देन 10 नहीं है पर इक्वल है, तो क्योंकि इक्वल है इसलिए वो ट्रू होगा। आगे आ जाए 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यस, वंस अगेन ग्रेटर नहीं है पर क्योंकि इक्वल है इसलिए वो भी ट्रू आ रहा है। 10 is not equal to 10, false, और 10 equal to 10, true। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये बेसिक एक्सप्रेशन है जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे। यहां पे अब आपने एक बात याद रखनी है, ठीक है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो उसे आपका कंप्यूटर, आपका प्रोग्राम जो है ट्रू ट्रीट करता है। ठीक है, 1 10 -192 -2, अगर आप ये
किसी बुलियन वेरिएबल के अंदर ये पड़ा होगा तो कंप्यूटर उसे एज ट्रू ट्रीट करेगा, और अगर 0 पड़ा हुआ है तो वो फॉल्स होगा। समझ आइए? ये जब हम इफ स्टेटमेंट्स करेंगे, मैंने आज दिन के एंड में करनी थी, आई थिंक टाइम नहीं होगा, तो ये पॉइंट दोबारा हम फिर रिविजिट करते हैं, अभी छोड़ते हैं। और गुड प्रोग्रामिंग क्या है कि अगर आपने कोई बूलियन वेरिएबल में ट्रू और फॉल्स सेव करना है तो या तो ट्रू लिखें या 1 लिखें, या फॉल्स लिखें या 0 लिखें। ठीक है? अगर आप किसी बूलियन वेरिएबल में 33 लिख देते हैं तो वो ट्रीट होगा एज ट्रू। अगर आप -33 लिख देते हैं वो भी ट्रीट होगा एज ट्रू, और वो काफी कंफ्यूजिंग किस्म का प्रोग्राम बन जाएगा। तो अगर आपने ट्रू लिखना है तो या तो ट्रू लिखें या 1 लिखें, अगर फॉल्स लिखना है तो या फॉल्स लिखें या 0 लिखें, इसके अलावा वैल्यूज ना रखें। ठीक है जी, आप एग्जांपल देख लें। सबसे पहले आपने हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम इंट मेन कर दिया। अगली लाइन पे आप क्या कर रहे हैं, बूल ए। बूल का मतलब है कि ये बूलियन वेरिएबल है, ए वेरिएबल का नाम है, बूल उसकी टाइप है विच इज बूलियन। बूलियन का मतलब है कि उसमें ट्रू और फॉल्स ही आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। और आपने कर दिए a इज इक्वल टू ट्रू कॉमा b इज इक्वल टू फॉल्स, यानी a और b दो बूलियन वेरिएबल्स हैं, a में ट्रू पड़ा हुआ है, b में फॉल्स पड़ा हुआ है। सही है? ये क्लियर है? ये आपकी डिक्लेरेशन भी होगी और इनिशियलाइजेशन भी होगी, आपने वैल्यू भी इनिशियलाइज कर। आगे आ जाए, सी आउट a इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू b। तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, देखिए याद रखें हमने a में ट्रू सेव कराया है, और जब आप a को सी आउट कराएंगे तो स्क्रीन पे ट्रू नहीं लिखा हुआ आएगा, स्क्रीन के ऊपर 1 लिखा हुआ आ जाएगा, और b में हमने फॉल्स सेव कराया है। तो जब आप b को सी आउट कराएंगे तो फॉल्स नहीं लिखा हुआ आएगा, 0 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, आगे चलें। अब आपने a की वैल्यू चेंज करके इक्वल टू फॉल्स कर दिया। अब आप सी आउट कराएंगे तो स्क्रीन के ऊपर a की वैल्यू भी 0 होगी और b की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसे कॉम्प्लेक्स करना शुरू करते हैं। लेट्स सपोज हम इंटीजर और बूलियन को मिक्स करना चाह रहे हैं। a इज इक्वल टू 1 किया है हमने, 1 जो है इंटीजर है, ठीक है, और b इज इक्वल टू 1 किया है, 1 इंटीजर है। अब जब हम a और b को प्रिंट कराएंगे तो स्क्रीन के ऊपर 1 लिखा हुआ आ जाएगा, विच मीन्स कि दोनों ट्रू है। सही है? अभी आगे चले आओ। अब आप इंटीजर वेरिएबल को बूलियन वैल्यूज कॉपी करवाते हैं, यानी इंट x, x एक इंटीजर वेरिएबल है जिसमें आपने a की वैल्यू कॉपी कर दी है, और बाय द वे बूलियन छोटा होता है, इंटीजर बड़ा होता है। तो आपने x के अंदर एक इंटीजर की वैल्यू सेव करा दी है, सॉरी x के अंदर एक बूलियन की वैल्यू सेव कराई है, और y के अंदर भी आपने एक बूलियन की वैल्यू सेव करा दी है। अब रिजल्ट क्या होगा, जब आप सी आउट a करते हैं तो a में 1 पड़ा हुआ था, सी आउट b करते हैं b में भी 1 पड़ा हुआ था। अब जब आपने x इक्वल टू a किया है तो a में 1 था तो x इक्वल टू 1 डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली y इक्वल टू आपने ट्रू किया था तो ट्रू जो है पहले कन्वर्ट इनटू एन इंटीजर हो रहा है विच इज 1, और फिर जो इंटीजर वेरिएबल y था उस पर 1 पड़ा हुआ है तो 1 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं बताना चाह रहा हूं कि आप बूलियन में इंटीजर और इंटीजर में बूलियन सेव करा सकते हैं, उससे फर्क क्या पड़ेगा। ठीक है, और ज्यादा मिक्स करना है, ये अब मेन एग्जांपल है आपका कि a बूलियन वेरिएबल है जिसमें आपने 1725 सेव कराया, यानी 1725। b एक बूलियन वेरिएबल है जिसमें आपने -19 सेव कराया, और बूलियन c है जिसमें आपने 0 करा दिया। अब आप इन्हें डिस्प्ले करते हैं तो क्या होगा, a के अंदर जब आप a को सी आउट कराएंगे तो a में 1725 पड़ा हुआ था, पर डिस्प्ले क्या हो रहा है 1। क्यों? क्योंकि जो मैंने पहले रूल आपको बताया है कि कोई अगर 0 पड़ा हुआ है बूलियन वेरिएबल में तो दैट इज फॉल्स, और 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पड़ी हुई है बूलियन वेरिएबल में दैट इज ट्रू। फॉल्स 0 होता है,
ट्रू 1 होता है। तो अगर ए के अंदर 1725 पड़ा हुआ है तो ए के अंदर 1 पड़ा होगा बस, क्योंकि वो बूलियन वेरिएबल है, 1 ट्रू होता है, तो स्क्रीन के ऊपर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। बी बूलियन वेरिएबल है, उसमें आपने -19 सेव कराया था, -19 भी एज ट्रू ट्रीट होता है, तो बी भी जब आप सी आउट कराएंगे तो स्क्रीन के ऊपर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। सी के अंदर आपने 0 सेव कराया था, 0 जो है फॉल्स होता है, तो इसी जब आप सी को डिस्प्ले करेंगे तो उसके अंदर 0 नजर आएगा। क्लियर है? और अगला पॉइंट, अगर आप एक बूलियन वेरिएबल ए और इंटीजर वेरिएबल एक्स को ऐड करा लें, यानी ए में क्या पड़ा हुआ है 1725 पड़ा हुआ है और एक्स में क्या पड़ा हुआ है, एक्स में 1 पड़ा हुआ है इस वक्त, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए 1726 होना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए बूलियन वेरिएबल है, तो ए के अंदर तो 1 ही पड़ा होगा ट्रू के केस में, और एक्स के अंदर 1 पड़ा हुआ था, तो 1 + 1 = 2। यस, एक्स के अंदर अगर 1725 पड़ा होता तो एक्स क्योंकि इंटीजर वेरिएबल था तो उसमें 1725 वाकई पड़ा होता, उसमें आप +1 करते तो 1726 हो जाता। पर जब बूलियन वेरिएबल के अंदर आप कोई वैल्यू राइट करते हैं जो कि 0 और 1 के अलावा है, तो वो बेसिकली कन्वर्ट हो रही होती है इनटू आइदर 0 और 1, जो यहाँ पे आपने देख लिया कि ए के अंदर आपने =1725 किया था, तो ए के अंदर वो 1 1 के सेव हो गया। सर इसका फायदा क्या इतनी बड़ी सिस्टम में? देखो मैं एग्जांपल जबरदस्ती लिख रहा हूँ आपको ताकि आपको नजर आ जाए कि हो क्या रहा है। यानी बूलियन में अगर आपने 1725 कॉपी कर दिया है, अब आप उस बूलियन वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें 1 पड़ा होगा, तो ये आप गलती कर सकते हैं। यानी आपको शायद लगे कि इसमें 1725 पड़ा हुआ है और आप ऐड कर दें तो आपका रिजल्ट ही बिल्कुल अपसेट हो जाए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना होता है कि बूलियन के अंदर चीज किस तरीके से स्टोर होती है। और बाय द वे ट्रू एंड फॉल्स के लिए कितनी बिट्स चाहिए? कोई और जवाब देगा? 1 बिट चाहिए। 1 बिट का मतलब है कि ट्रू है तो 1 है, फॉल्स है तो 0 है। सही है? पर ये वेरिएबल आपके ख्याल में क्या साइज होगा इसका? 1 क्या? 1 बाइट का। देखिए बूलियन के लिए आपको 1 बिट चाहिए होती है, पर आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो डील कर रही होती है बाइट्स की टर्म्स में। तो जो मिनिमम यूनिट है, जो मिनिमम साइज है वो 1 बाइट का है। तो इसलिए बूलियन वेरिएबल जिसको 1 ही बिट चाहिए थी पर जबरदस्ती मजबूरी है उसके अंदर 8 बिट्स पड़ी होगी, विच इज 1 बाइट। 1 बाइट से नीचे नहीं हो सकता। तो बूलियन आपका स्मॉलेस्ट वेरिएबल होता है 1 बाइट का। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, अब अगली चीज है रिलेशनल एक्सप्रेशन। अगर आप सी आउट करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर डाल के 10 लेस देन 20, तो 10 लेस देन 20 है कि नहीं? यस है, तो स्क्रीन के ऊपर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन था इसका रिजल्ट जो है, इस ऑपरेशन का रिजल्ट जो है वो ट्रू है और ट्रू 1 होता है। अगला एग्जांपल है सी आउट 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ये फॉल्स है क्योंकि 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20 एंड 10 इज नॉट इक्वल टू 20। तो अगर ये आपने सी आउट कराया तो स्क्रीन के ऊपर 0 लिखा हुआ आ जाएगा। यानी यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल करें तो उसका एक उस ऑपरेटर का एक रिजल्ट होता है। जैसे 2 नंबरों को प्लस करने का एक रिजल्ट था, उसी तरह 2 नंबरों को कंपेयर करने का भी एक रिजल्ट है जो कि या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आगे आ जाए x इज इक्वल टू ट्रू, x इज इक्वल टू 10। ये जो है x के अंदर लेट्स सपोज आपने यूजर से वैल्यू लेके सेव कराई है cin के थ्रू, तो अगर x में 10 पड़ा हुआ है तो इसका रिजल्ट 1 होगा या ट्रू। अगर 10 के अलावा कोई भी वैल्यू x से पड़ी हुई है तो इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स या 0 होगा। ठीक है, इंग्लिश में हम बात करेंगे तो ट्रू फॉल्स होगा, प्रोग्राम में बात करेंगे तो 1 एंड या 0 होगा। और यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन गलती है, और ये ऐसी गलती है जो कि आप अपने प्रोग्रामिंग के 10 साल बाद भी आप कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर आपने 2 इक्वल टू इस्तेमाल किए हैं तो उसका मतलब है कि आप कंपेयर कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 10
आप कंपेयर कर रहे हैं कि x में 10 है कि नहीं है। अगर आप गलती से x इक्वल टू 10 कर देते हैं तो वो फिर कंपैरिजन नहीं रहा, वो फिर असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, यानी x के अंदर भी 10 आ जाएगा और वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा। हमने क्या है कि 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो ट्रीट होगी एज ट्रू। ठीक है, तो अगर आपने गलती से x इक्वल टू 10 कर दिया जहां पे आपको कंपैरिजन चाहिए था, तो वो फिर हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगी लाइन, हमेशा वो ट्रू इवैल्यूएट करेगी। तो इस गलती का आपने ध्यान रखते हैं, और जब इफ स्टेटमेंट करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगी। फिर x इज नॉट इक्वल टू y, ये ट्रू होगा। ये बेसिकली आप दो x और y वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हैं, अगर दोनों सेम है तो फॉल्स होगा, और अगर दोनों डिफरेंट है तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। समझ आइए? अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर्स और बाइनरी ऑपरेटर्स वो आपने देख लिया। बाइनरी ऑपरेटर होते हैं जिसके राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेंड हो, एंड दे आर ऑल लेफ्ट एसोसिएटिव, यानी अगर आपके मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर आ रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो एग्जिस्ट करता है पहले उसे देखेंगे, उसके बाद उसके आगे राइट हैंड साइड पे जो आ रहे हैं फिर वो देखेंगे। और इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस जो है वो लोअर होती है कंपेयर टू अरिथमेटिक के, यानी प्लस माइनस और लेस देन इक्वल टू इकट्ठे आ रहा है तो पहले प्लस माइनस वाले ऑपरेटर होंगे, उसके बाद ये कंपैरिजन वाले जो है फिर वो डाउन होंगे। यानी एग्जांपल देख लें, x + 2 इज लेस देन y डिवाइडेड बाय 10, तो इसमें क्या होगा? क्या होगा? सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन होगा? सबसे पहले ऑपरेशन कौन सा है? इसमें देखिए, क्लास कौन सा ऑपरेशन पहले होता है? मॉडमैस, ब्रैकेट हो रहा है, पर ब्रैकेट के अंदर क्या है? पहले प्लस वाला ब्रैकेट होगा कि पहले डिवाइड वाला होगा? ठीक है, तो बेसिकली आपके ब्रैकेट इवैल्यूएट हो जाएंगे। अगर ब्रैकेट ना होता तो पहले डिवाइड होता, अब ब्रैकेट है तो आप फिर पहले जो ब्रैकेट एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके अंदर वाली चीज को सॉल्व करेंगे, व्हिच इज x + 2, उसके बाद y डिवाइडेड बाय, सॉरी ओहो यार, x + 2 डिवाइडेड लेस देन y डिवाइडेड बाय 10 है, ब्रैकेट तो उसमें है ही नहीं। मैं उस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया आपने। तो देखें, जब प्लस लेस देन और डिवाइड इकट्ठे आ रहा है तो सबसे पहले डिवाइड होगा, उसके बाद प्लस होगा, और उसके बाद जो डिवाइड और प्लस की जो दो अलग-अलग वैल्यूज निकली है उन दोनों का लेस देन वाला कंपैरिजन होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है? यानी x + 2 का जो भी रिजल्ट था और y डिवाइडेड बाय 10 का जो भी रिजल्ट था वो कंपेयर होंगे। अगर एडिशन वाला रिजल्ट छोटा है तो रिजल्ट ट्रू होगा ओवरऑल, अगर वो बड़ी वैल्यू आ गई थी तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? ये प्रेसिडेंस का यार आप लोगों ने ध्यान रखना होता है। अगर प्रेसिडेंस डिफरेंट है, डिवाइड जो है वो हायर है, प्लस लोअर है और लेस देन और भी ज्यादा लो है, तो फिर आपको पता है कि पहले क्या चीज होगी। अगर प्रेसिडेंस सेम है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि फिर लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यूएशन शुरू होती है, यानी अगर दो डिवाइड है या दो प्लस है, सिर्फ दो प्लस से लेफ्ट को, तो पहले लेफ्ट वाली चीज प्लस होगी, उसके बाद राइट वाली चीज प्लस होगी। इन चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, एनी क्वेश्चंस क्लास? जो ऑनलाइन है कुछ सवाल है यार तो चैट वीडियो में लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि आज मेरी कोशिश होगी असाइनमेंट अपलोड हो जाए। ठीक है, तो वो देख लेना और असाइनमेंट खुद किया करें, और कोई समझ नहीं आ रही तो मैं मेरे से आके डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आज जो 10 वाला एग्जांपल था वो बहुत आसान एग्जांपल था, वो सालों से हो जाना चाहिए था। अगर वो नहीं हो रहा तो दैट मींस कि आप प्रोग्रामिंग में इस वक्त वीक है। मुझे कोई अफसोस नहीं होता अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आ जाए, मुझे गुस्सा भी नहीं चलेगा, मैं ऐसे ही समझता कि मेरा वक्त ज़ाया किया आपने। मुझे ज्यादा खुशी होगी कि आप मेरे ऑफिस में आके उस चीज को समझ लें। अगर समझ आ गई आपको तो मेरा जितना मुझे टाइम लगे आई एम हैप्पी। तो अगर समझ नहीं आ रही, मैं फिर कह रहा हूँ, इनकरेज करता हूँ ना, मैं आपका नंबर काटूंगा अगर आप ऑफिस में आके कुछ समझे, ना मैं आपको जो है बुरा स्टूडेंट समझना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नहीं, ऑलरेडी क्लास में, थैंक यू।